अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल सैम कहानी विदा। दोस्तों, आज आपके लिए झील किनारे का पार्ट 5 लेके आया हूँ, तो लिहाजा कहानी को स्टार्ट करते हैं। विक जितने अफराद को भी खत भेजता, इनमें से सिर्फ 10% ही इसकी धमकी को संजीदा लेते और रकम अदा कर देते। वो सोचने लगा, शायद आज के ज़माने में ऐसी फिल्में देखना कोई अनहोनी बात नहीं है। शायद लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि कोई इनके बारे में क्या सोचता है। अब इसे एक लंबा हाथ मारने की ख्वाहिश थी। वो इस छोटी छोटी ब्लैकमेलिंग से उकता चुका था। वो $40,000 तक कमा चुका था। $10,000 इसकी तनख्वाह से बचत थी। वो मजीद $50,000 कमाना चाहता था। वो चाहता था कि एक ही बार इसे बड़ी रकम मिल जाए और वो ये काम छोड़ दे। इसकी ख्वाहिश जल्द ही पूरी होगी। ब्रेंडल स्कोप एक अमीर, खुश शक्ल और सियासी असर रसूख रखने वाला शादीशुदा शख्स था। इसके 2 बच्चे थे। इसका मुस्तकबिल सियासत में काफी रोशन था। इसने सिर्फ 1 माह में ही 30 फिल्में ऑर्डर की थी। जब ये लिस्ट विक ने देखी तो इसकी आंखें खुशी से चमक उठी। यही वो बड़ी मछली थी जिसका इसे इंतजार था। रेंडल स्कोप कभी नहीं चाहेगा कि यह बात मीडिया या किसी और तक पहुंचे और इसकी शोहरत को दागदार करे। विक ने स्कोप से $50,000 का मुतालबा किया और वो रकम अदा करने के लिए तैयार हो गया। आज इसे वो रकम मिल चुकी थी। अब इसके पास $1,00,000 थे। वो सोच रहा था कि ये रकम लेकर वो जल्द ही शहर छोड़ देगा और एरिज़ोना चला जाएगा और अपने दोस्त सैमी वेवला के साथ मिलकर रेस्टोरेंट या नाइट क्लब शुरू करेगा। एक नया शहर और एक नई जिंदगी का आगाज। इसने अपने फ्लैट के दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। घर में घुप अंधेरा था। शायद नाइट बल्ब फ्यूज हो गया था। इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसके कदमों के नीचे कालीन नहीं, प्लास्टिक की शीट थी। वो लम्हा भर के लिए घबरा गया। हाथ आगे बढ़ाकर स्विच बोर्ड तलाश किया और बटन दबा दिया। कमरा रोशन हो गया। सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कालीन पर प्लास्टिक शीट बिछी हुई थी और इसके सामने कुर्सी पर एक शख्स हाथ में पिस्तौल लिए इसी की तरफ देख रहा था। हेलो विक, कैसे हो? वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला और मेज पर पड़ा हुआ अखबार उठा लिया। पिस्तौल वाले शख्स की उम्र 40-45 साल होगी। लंबा कद और भारी जिस्म। इसकी मोटी तोंद को नीली शर्ट के बटन रोकने की नाकाम कोशिश करते नजर आ रहे थे। दरमियान का एक बटन तो खुला हुआ था, जिसकी वजह से इसकी तोंद नजर आ रही थी। टाई की नोट ढीली थी और सर के लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। आदमी का चेहरा बिल्कुल गोल था, जो इसके जिस्म से मुताबिकत रखता था। इसने पाँव विक के ट्रंक पर रखे हुए थे, जिसे वो बतौर मेज इस्तेमाल करता था। अगर इस शख्स के हाथ में पिस्तौल की बजाय टीवी रिमोट होता तो पहली नजर में देखने वाला यही समझता कि वो अभी अभी अपने दफ्तर से थका आ रहा आया है और टीवी पर अपनी पसंद का प्रोग्राम देख रहा है। विक की नजर दाएं तरफ पड़ी। वहां 30 साल एशियन नौजवान खड़ा था। नौजवान मजबूत कसरती जिस्म का मालिक था। एक तरफ जहां पहले शख्स की मोटी तोंद शर्ट से आजादी की ख्वाहां थी, दूसरी तरफ इस नौजवान के मजबूत मसल्स और छाती टी शर्ट से बाहर झांकने को बेकरार थी। नौजवान के कानों में हैंड फ्री लगी हुई थी और वो वॉकमैन में गाने सुन रहा था। इन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों रेलवे प्लेटफार्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे बड़ी उम्र का शख्स कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा है और नौजवान एक तरफ खड़ा मौसीकी से लुत्फानंदोज हो रहा है। विक इन दोनों का लापरवाह अंदाज देखकर सोचने लगा कि वो दोनों कौन हैं और इससे क्या चाहते हैं। वो अपने आप को तसल्ली देते हुए दिल में सोचने लगा, तुम एक ज़हीन इंसान हो, फिक्र न करो, इनसे बच निकलोगे। विक ये छोटा सा इशारिया 22 कैलिबर का पिस्तौल है। इस पिस्तौल की एक बात मुझे बहुत पसंद है, ये बंदा जख्मी करता है, मारता नहीं है। बस अपने शिकार का निशाना लेकर फायर करते जाओ, इसे तकलीफ पहुंचाओ और फिर इससे राज उगलवा लो। मोटे शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा तो विक की रूह कांप गई। इतना कहकर इसने विक के बाजू पर एक फायर किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गोली इसके कंधे की हड्डी में जा घुसी हो। इसका बाजू ऐसे झूलने लगा जैसे पेंडुलम झूलता हो। वो फटी फटी निगाहों से मोटे आदमी को घूरने लगा। इसका खून प्लास्टिक शीट पर गिर रहा था। अब विक समझ गया कि इन्होंने ये शीट क्यों बिछाई थी। अब तुम वही बताओगे जो मैं सुनना चाहता हूँ, या दूसरे बाजू का निशाना लो? मोटे शख्स ने घुराते हुए पूछा। क्या चाहते हो?
विक दर्द के मारे हकलाते हुए बोला और नीचे बैठ गया। लूटा हुआ पैसा कहाँ है? मेज के दराज में $40,000 है और आज के $50,000 मेरी जेब में। विक ने बताने में ही आफियत जानी। इस खेल में तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है? मैं अकेला, मेरा कोई साथी नहीं। ये सुनते ही मोटे ने इसकी टांग में गोली मार और गरजदार आवाज में पूछा, साफ साफ बताओ तुम्हारा साथी कौन है? कहा ना और कोई नहीं है। मोटे शख्स ने अब इसकी दूसरी टांग में भी गोली मार दी। प्लास्टिक शीट विक के खून से सुर्ख हो गई और वो नीम बेहोश हो गया। मोटे शख्स और नौजवान दोनों ने विक से कई बार पूछा, लेकिन इसका एक ही जवाब था कि वो ये सब अकेला करता है, इसका कोई साथी नहीं। ठीक है, फिर तुम अकेले ही रखते सफर बांधो। उस मोटे शख्स ने विक के सर में गोली मारी और $1 लाख से नई जिंदगी शुरू करने वाला विक लेटी एक नई दुनिया में चला गया। उधर डेविड पलक झपकना भूल चुका था। वो पत्थर का बुत बना स्क्रीन को घूर रहा था। ये नहीं हो सकता। ये एलिजबेथ नहीं हो सकती। जरूर मेरी नजर को धोखा हुआ है। वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। अगर एलिजबेथ जिंदा है और ये ईमेल भेजने वाली भी वही है, तो 8 साल पहले कौन मरा था? क्या वो एलिजबेथ नहीं थी? अगर वो एलिजबेथ थी तो फिर ये कौन है? नहीं नहीं, ये एलिजबेथ नहीं हो सकती। इसकी लाश की शिनाख्त तो इसके वालिद ने की थी। एक बाप को अपनी बेटी की लाश पहचानने में गलती कैसे हो सकती है? और खास तौर पर अगर बाप पुलिस वाला हो। ये क्या हो रहा है? वो सोच में डूब गया। चारमीन झील में रूनुमा हुए इस हादसे के बाद जैसे ही डेविड को होश आया, इसके ससुर कैप्टन विट पार्कर और एलिजबेथ के चचा एडवोकेट केन पार्कर इसे मिलने अस्पताल आए और बताया कि एलिजबेथ की लाश मिली है। पार्कर और कैन के चेहरे बता रहे थे कि वो शदीद गम में है। ना तो वो डेविड से गलत बयानी कर सकते थे और ना ही इन्हें ऐसा करने की जरूरत थी। इनमें से एक न्यूयॉर्क सिटी का पुलिस ऑफिसर था और दूसरा वकील। दोनों ही इज्जतदार और नामी ग्रामी शख्सियात थे। फिर डेविड ने अब किसे देखा था? ये एक ऐसा सवाल था जो डेविड की नींदें उड़ाने के लिए काफी था। वो इस उम्मीद पर काफी देर तक वीडियो देखता रहा कि शायद एलिजबेथ दोबारा आएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो काफी देर तक ये भी जानने की कोशिश करता रहा कि ये वीडियो किस शहर और किस जगह की है, लेकिन इसे ऐसा कोई इशारा ना मिल सका। इससे एक और ख्याल आया। वो लोगों का लिबास गौर से देखने लगा। ज्यादातर अफराद ने कोट, जैकेट या स्वेटर पहना हुआ था। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी जगह है जो अगस्त में भी कदरे ठंडी है। कम से कम न्यूयॉर्क की निस्बत सर्द जगह ऐसी जगह कहाँ हो सकती है? शायद शुमाल का कोई शहर। इसका मतलब है ये जगह मियामी तो नहीं हो सकती। इसने वीडियो में नजर आने वाली इमारतों की तरफ तवज्जो दी। इनमें कोई खास बात नजर नहीं आई। फिर इसने लोगों के हाथ में शॉपिंग बैग पर तवज्जो दी। शायद किसी कंपनी शॉपिंग बैग या शॉपिंग मॉल या ब्रांड का लोगो नजर आ जाए, लेकिन लोग इतनी तेजी से चल रहे थे कि वो ठीक से देख ना पाया। इस वक्त वो ख्वाहिश कर रहा था कि वीडियो रुक जाए और वो गौर कर सके। कैपिटल आर, इसे बैग पर लिखे ब्रांड का आर ही नजर आ सका। उसी वक्त डेविड से रिफ्रेश का बटन दब गया। वीडियो खत्म हो गई। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हुआ? वो बड़बड़ाया और दोबारा ईमेल में जाकर लिंक पर क्लिक किया। अब इसके सामने एक खाली स्क्रीन थी जिस पर लिखा था कि ये लिंक दस्तयाब नहीं है। उफ, ये मैंने क्या कर दिया? इसने मेज पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहा। क्या मैंने कोई ख्वाब देखा था? नहीं नहीं, ना तो ये ख्वाब था और ना ही एलिजबेथ का भूत। फिर ये सब क्या था? वो खुद कलामी करने लगा। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि 8 साल बाद इसकी मरहूम बीवी लम्हा भर के लिए जिंदा हुई और फिर कब्र में उतर गई। वीडियो में एलिजबेथ की शक्ल में काफी तब्दीली आ चुकी थी। जैसे उम्र के बढ़ने के साथ साथ इंसान की शक्ल और जिस्मानी कदोखाल में फर्क पड़ता है। एलिजबेथ के बाल अब पहले से छोटे थे। अब वो 25 साल की नौजवान हसीना की बजाय 33-34 साल की खातून लग रही थी। डेविड एलिजबेथ की आंखें पहचान सकता था। ये आंखें वो 7 साल की उम्र से देख रहा था। इसे धोखा नहीं हो सकता। ये एलिजबेथ ही है। वो जिंदा है। वो आज भी जिंदा है। डेविड खुशी के मारे चिल्लाने लगा। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली हो। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि इसकी बीवी आज भी जिंदा है और इससे राब्ता करना चाहती है। तो फिर वो कहाँ है? वो इसके सामने क्यों नहीं आ रही? ऐसे वीडियो भेजने का क्या मकसद है? ये सब ऐसे राज थे जिनसे पर्दा उठना जरूरी था।
डेविड ने फैसला किया कि वो इस राज की तह तक पहुंच कर रहेगा। वो इसी हालत में काफी देर बैठा रहा और एलिजाबेथ के बारे में सोचता रहा। फिर अचानक से सारा गुडहार्ट याद आ गई। शेरिफ लोयल ने डेविड से पूछा था कि सारा गुडहार्ट का नाम इसके लिए क्या अहमियत रखता है। बचपन में डेविड और एलिजाबेथ एक अजीब खेल खेला करते थे। इस खेल में अपना मिडिल नेम और स्ट्रीट के नाम को मिलाकर एक फर्जी नाम बनाया जाता था। डेविड का पूरा नाम डेविड क्रैकबैक था और वो डर्बी रोड पर रहता था। इस तरह इसका नाम बनाकर क्रैक डर्बी, इसी तरह एलिजाबेथ का नाम सारा गुडहार्ट बना। ये सब क्या था? लोयल को ये नाम कहां से मिला? ये तो इनके बचपन के नाम थे। लोयल ये कैसे जानता था? डेविड का दिमाग घूमने लगा। इसने रिसीवर उठाया और एलिजाबेथ के वालिद व्हिट पार्कर को फोन मिलाया। वो अभी भी गुडहार्ट रोड पर रहते थे। आज इसे अपनी सास और ससुर से मिलने जाना था। एलिजाबेथ की वालदा ने फोन उठाया। डेविड ने इन्हें बताया कि वो कुछ देर से आएगा। फिर इसने शेरिफ लोयल का नंबर मिलाया तो इसका वॉइस मेल एक्टिव हो गया। अगर वक्त मिले तो मुझसे राब्ता करो, डॉक्टर डेविड बैक। इसने पैगाम भेजकर रिसीवर रख दिया। डेविड मोबाइल रखना पसंद नहीं करता था। वो जानता था कि आजकल हर कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि इसे वक्त बेवक्त फोन किया जाए और इसकी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी की जाए। उसी वक्त एक और ईमेल आई। मेल भेजने वाले की आईडी गैर मानूस थी। सब्जेक्ट में लिखा था स्ट्रीट कैम। ये देखते ही डेविड का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक और ईमेल, वो बड़बड़ाया और ईमेल पर क्लिक किया। ईमेल में लिखा था, कल ठीक इसी वक्त से 2 घंटे बाद bigfoot.com वेबसाइट खोलना। तुम्हारे लिए एक पैगाम होगा। पैगाम जानने के लिए यूजर नेम बेट स्ट्रीट, पासवर्ड टीनेज। इसके नीचे 5 लाइनें छोड़कर लिखा था, वो सब देख रहे हैं, तुम किसी से जिक्र ना करना। डेविड काफी देर तक ये पैगाम टिकटिकी बांध कर देखता रहा।